तो आज हम लोग करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का रिवीजन। ठीक, डिटेल से में लेक्चर देख चुके हैं। वैसे ओवरऑल चैप्टर छोटा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर तुम्हें नहीं दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल क्लास 12th में उतना हैवी या उतना डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। तो पढ़ेंगे हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो होते ना, हाइपो थ्योरी है कि सभी साइंटिस्ट ने इजीली एक्सेप्ट ना किया हो, उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। बोलते हैं कि एक बात खाली बोल दी, उसका कोई प्रूफ नहीं। तो उस वक्त के लिए ये हाइपोथेसिस था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाकी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, फिर वो ठप्पा मारते हुए चले गए कि हाँ, डी ब्रोगली ने जो बोला है वो ठीक बोला है। बोला क्या है, क्या बोला है? तो बोला ये है कि रेडिएशन या वेव्स या रेडिएशन के पास मास की प्रॉपर्टी भी होती है। See, so Louis D. Broglie in 1924 stated that a wave is associated with a moving particle, that is matter। मतलब वेव के पास भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं। ये तो इससे पहले हम लोग समझ चुके थे जब लाइट या वेव की स्टडी हो रही थी कि वेव के पास हम लोग ने ये देखा था कि लाइट के पास पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ में वेव भी है। लाइट को हमने पार्टिकल भी माना एज वेल एज वेव प्रॉपर्टी भी माना। ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कोई वेव है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी रख रहा है। ठीक है ना? सो नेम दिस वेव एज मैटर वेव। ही प्रपोज दैट जस्ट लाइक हैज डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो है लाइक प्रॉपर्टीज, लाइक वेव प्रॉपर्टीज, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम पार्टिकल कह रहे हैं, उसके पास वेव्स वाली प्रॉपर्टी भी है। यानी कोई अगर मैटर है वो अपनी वेव्स की प्रॉपर्टी भी रखता है। ओके, सो फ्रॉम प्लैंक थ्योरी, प्लैंक थ्योरी क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है कि किसी वेव के पास अगर कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है तो उसके पास एनर्जी है। ठीक है ना? जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। एंड फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या कह रहे हैं? आइंस्टीन कह रहे हैं कि एनर्जी जो पार्टिकल है, कोई मैटर है, किसी मास है, उसके पास भी एनर्जी है। यानी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? ये न्यू सिंबल क्या है? न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी है यानी कोई वेव है, उसके पास भी एनर्जी है। ये तो प्लैंक थ्योरी हो गई। और आइंस्टीन थ्योरी ने क्या कहा कि किसी के पास अगर मास है तो उसके पास भी एनर्जी है। इसका मतलब एनर्जी वन साइड इक्वल, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर देंगे। तो इफ पार्टिकल हैज बोथ नेचर, अगर पार्टिकल में दोनों नेचर है, उसके पास वेव नेचर भी है, उसके पास मैटर वाला भी नेचर है, पार्टिकल का भी नेचर है, तो भाई है तो वही चीज ना। अगर हम कह रहे हैं पार्टिकल वेव भी है तो वेव को एनर्जी ये होती है, पार्टिकल एनर्जी ये है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से हमने इक्वेट कर दिया कि एच न्यू, दिस इज न्यू, ऐसे बनाया करो सिंबल थोड़ा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। ये तो पता ही है यार हमें, सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। यहां से हमने, तो यहां से काफी अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूलेस को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूले को ओपन किया। भाई सी का फॉर्मूला क्या है? लाइट का फॉर्मूला क्या है? लाइट इज इक्वल टू लैम्डा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अपॉन टाइम का मतलब भी फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये सी का फॉर्मूला है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा? सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इस वाले को हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह हमने क्या डाल दिया? सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा। ओके, तो ये एक निकल आया। यानी लैम्डा को अगर हमें इक्वेट कराना है, एक सी से एक सी कट जाएगा, सी से किसी कट जाएगा। ठीक है, एमसी नीचे ले, लैम्डा को ऊपर ले जाओ, तो लैम्डा का एक फॉर्मूला बन के आ गया ये हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन एम सी। प्लैंक कांस्टेंट से हमने वेवलेंथ को ऐसे सेट कर दिया, सही है ना? एच लैम्डा एच अपॉन एम सी। चलो अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास भी आ गया और वेवलेंथ की लैम्डा भी आ गया, दोनों को मिक्स हो रहा है कि नहीं मिक्स हो रहा है? यही तो है यार, डुअल नेचर में पढ़ ही के आ रहे हैं हम लोग, डुअल नेचर पढ़ ही यही रहे कि वेव के पास मास भी है, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज भी है, इसीलिए लैम्डा या फ्रीक्वेंसी तो वो मास से ही है, मास को भी हम देखो आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब हमें पता है कि यार m इंटू सी, एम सी, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब v, सी इज व्हाट? v, सी मतलब v हुआ ना,
वेलोसिटी हुआ ना सी, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि एम सी या एम वी को हम मोमेंटम कह सकते हैं, फॉर्मूला मोमेंटम का पी इज इक्वल टू एम वी। तो यानी कि यहां पर सी की जगह एम सी की जगह पी डाल सकते हैं, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला मिल गया, एक तो ये फॉर्मूला मिला, एक ये फॉर्मूला मिल गया कि लैम्डा इज इक्वल टू, भाई एरो मत बनाया करो, बहुत गलत तरीका, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, अपॉन मोमेंटम, ठीक है। चलो अच्छा, मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने ऊपर नीचे दोनों एम से मल्टीप्लाई, क्यों किया बता रहे हैं, एम से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एम का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई किया ना, नीचे अपॉन एम भी आ गया, अपॉन एम भी आ गया, चलो अपॉन एम तो लिखो, ठीक है ना, अपॉन एम भी आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल में एम वी का होल स्क्वायर कर लेंगे, एम वी का होल स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, और ये एम को इधर भेज दो, टू को भी इधर भेज दो, यहाँ पे हो गया टू एम के इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी पी की जगह स्क्वायर यहाँ हटाएंगे, अंडर रूट टू एम के कर देंगे, पी हटाए, पी के में स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट टू एम के कर देंगे, तो पी की जगह टू एम के भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट टू एम के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये भी फॉर्मूला आ गया है ना। तो कितने सारे अलग अलग फॉर्म हम निकालते चले गए, कितने सारे अलग अलग फॉर्म निकालते चले गए, और इस फॉर्म को देखो यहां पर समझो, ठीक है, देखो इफ पार्टिकल हैविंग मास, इफ पार्टिकल हैविंग मास दैट इज m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू m एंड वेलोसिटी v, तब फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, तब हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, यही वाला h बाई एम वी, सी मतलब वेलोसिटी, ओके। चलो अगर मास है वेलोसिटी है तो लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी, ओके सर। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन टू एम के या के ई काइनेटिक एनर्जी, ओके सर, ठीक है। अगर चार्ज को एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंटम के टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, ये मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला हो गया, ये वेलोसिटी के, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला हो गया। और क्या लिख सकते हैं, तीन फॉर्मूला आ गए, चौथा फॉर्मूला एक और फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला वोल्टेज और करंट के टर्म में, चार्जेस के टर्म में क्यू इंटू ई होता है, क्यू इंटू वी होता है वोल्टेज, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहीं पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने एनर्जी का क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिख दिया, तो टू एम क्यू इंटू वी आ गया। तो इस तरीके से चार फॉर्मूले एक्चुअली हमें मिल रहे हैं। मोमेंटम के टर्म में भी लिख दो h बाई पी, अगर मोमेंटम, अब मोमेंटम का मतलब वही हुआ, यही है एक्चुअली मोमेंटम का, यही ये होगा कि m इंटू वी वाला जो लिखा है तुमने फॉर्मूला, यही मोमेंटम का फॉर्मूला होगा, तो ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम को लिखी दिया m इंटू वी, ठीक है ना, बाद में इसको और लिखने की जरूरत नहीं है, m इंटू वी का मतलब मोमेंटम होता है। तो ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखो, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ग्राफ वाइज में ये वाला फॉर्मूला अलग दिखाना पड़ जाता है और एमवी का फॉर्मूला यानी वेलोसिटी के टर्म में अलग फॉर्मूला दिखाना पड़ जाता है, इसलिए मैं चौथा यहाँ पे लिख रहा था, तो चौथा लिख दूंगा, ठीक है ना, कि भाई लैम्डा का मोमेंटम से क्या रिलेशन है, इनवर्स, लैम्डा का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, इनवर्स। ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, आता है। तो ये था चैप्टर का निचोड़, ये चैप्टर निचोड़। अब इसी से न्यूमेरिकल्स आएंगे, यही जो चार फॉर्मूले हैं, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो कि दोनों फॉर्मूले करेक्ट करना होगा आपको, किसी और फॉर्मूले में जाके बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन लाओ, लाके पुट करो। जैसे एक करते हैं यार फिजिक्स, एक मैथमेटिक्स माइंड से कि यार ना तो ये फॉर्मूले की पूरी इन्फॉर्मेशन दी, ना तो ये फॉर्मूले पूरी इन्फॉर्मेशन दी, निकालना है इस फॉर्मूले से कुछ, लेकिन इसकी पूरी डिटेल दी नहीं थी, तो दूसरे वाले फॉर्मूले जंप मारा, वहां से डिटेल निकाली, कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ला के रख लिया यहाँ पर, जैसा एटीट्यूड या जिस अप्रोच से हम लोग करते हैं फिजिक्स को, जैसे मैं कराता हूँ, ठीक है ना। तो वो बस ऐसी चीजें घूमेंगी, यही फॉर्मूले में घूमेंगी। तो ग्राफ की अगर स्टडी करना चाहें हम लोग तो इस तरह स्टडीज कर सकते हैं ग्राफ की, कि भाई
हमने फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, यही मोमेंटम का फॉर्मूला 2 बार लिखा है। यहाँ पी का और लैम्डा का क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो लैम्डा और पी बनाएंगे जब इनवर्स, भाई डायरेक्ट के लिए हम राइट हैंड लेते हैं बिलो 90 और इनवर्स के लिए लेफ्ट हैंड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड कर्व टाइप एक बना देना है ना। तो यहाँ पे है लैम्डा, यहाँ है पी, दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स, बना दिया। फिर लैम्डा और एमवी यानी वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, यहाँ लैम्डा दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है। ऐसे एक ग्राफ सही दिया, 3 ग्राफ गलत दिए होंगे, तुमने फॉर्मूला मारा, देखा यार क्या रिलेशन सही निकल रहा है, निकाल लिया यार ये भी इनवर्स लग रहा है, ये भी इनवर्स लग रहा है लैम्डा एन काइनेटिक एनर्जी का, और ये भी इनवर्स लग रहा है लैम्डा एन अंडर रूट वोल्टेज, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो, रिलेशन निकालो और फटाफट ग्राफ को टिक कर लो यार कौन सा ग्राफ सही हो सकता है, ठीक है। और अगर उल्टा दे दिया जाए, यहाँ पे लैम्डा दे, यहाँ पे पी ना दे, यहाँ पे दे दे 1/p, समझे। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, समझो। लैम्डा का अब डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है 1/p से, मतलब 1/p को मान लो x, तो 1/p क्या मान लिया x, तो लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना x का, x मतलब 1/p, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो 1/p को हमने होल में ले लिया, एक पैकेट में ले लिया, होल में, जैसे यहां पे अलग अलग लिया, लैम्डा अलग, फिर अपॉन में p, अपॉन में p, यहां पे 1/p को ही x मान, तो 1/p की जगह x लिखा, तो लैम्डा और x में कैसा रिलेशन जैसा दिख रहा है, डायरेक्ट जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा देके, यहाँ पे p ना देके क्या दे देगा, यही बच्चे कंफ्यूज है, बच्चे क्या कहते हैं यार लैम्डा p में तो सर इनवर्स है, हमने तो लाइन ऐसे बनानी है, भाई ये p नहीं दिया हुआ है, इट इज नॉट p, इट इज 1/p, पहले से ही इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स, मतलब डायरेक्ट हुआ ना, इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या हुआ, उल्टा का उल्टा क्या हुआ, पॉइंट को तुमने एक बार नहीं घुमाया, पॉइंट को 2 बार घुमाया तुमने, ऐसा करके वापस घुमा दिया, वही बात हुई यहाँ पर कि 2 बार घुमा दिया हमने, है ना। तो लैम्डा p नहीं 1/p, तो इसको अब डायरेक्ट समझना है, क्योंकि 1/p पहले तो यहाँ उल्टा कर दिया, वापस उल्टा ना समझो, है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन में राइट हैंड वाले मार दो, सब में देखो वैसे किया है, लैम्डा का वेलोसिटी से नहीं 1/वेलोसिटी से दिखाना, तो 1/वेलोसिटी एक्स, तो लैम्डा और एक्स का भाई ऐसे साइन रखो, डायरेक्ट जैसा दिखने लगेगा, तो 1/v से डायरेक्ट है, लेकिन v से इनवर्स, समझ गया। तो अक्सर कोई भी ग्राफ में ये खेल कर सकते हैं बोर्ड में, और अक्सर एक खेल होता है, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा यार एक स्मार्ट माइंड रखना है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें जब हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर करेंगे, आप लोग खुद देखना, यही फॉर्मूले में घूमेंगे, इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर करा देंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूलेस को लैम्डा इज इक्वल टू से फॉर्मूलेस को पिछले लेक्चर में किए थे, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से मोमेंटम इज इक्वल टू अगर फॉर्मूले हमें निकालने हैं या मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूले लिखने हैं, तो एच म्यू बाई सी, ठीक है ना, ये न्यू है, न्यू बाई सी इज इक्वल टू ई बाई सी, और इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा क्यों, क्योंकि ये न्यू बाई सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, 1/लैम्डा लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, प्लस अभी इससे पहले जो हमने फॉर्मूलेस किए हैं उसका भी ध्यान रखेंगे। नाउ विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स और सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सी फाइन हमें करना है, क्या फाइन करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किलो वोल्ट दिया हुआ है, इसको वोल्ट में बदल लेंगे, किलो का मतलब होता है 10⁻3, और इसी पर हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी। फॉर्मूले जरा ध्यान में रखना, देखो ये ई के फॉर्मूलेज हैं, काफी सारे फॉर्मूलेज हैं ई के, ई इज इक्वल टू एच वी भी दे सकते हो, एच वी नहीं, एच थोड़ा सिंबल ऐसे ले लो, एच फ्रीक्वेंसी, ओके, एच न्यू बोलेंगे, और न्यू को हम सी बाई लैम्डा भी दे सकते हैं, न्यू को क्या दे सकते हैं, सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। भाई सी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा, अपॉन टाइम का हमने लिख दिया न्यू। अब देखो फॉर्म चेंज करो तो न्यू की जगह सी बाई लैम्डा हुआ कि नहीं, सी बाई लैम्डा हुआ। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर एक फॉर्म भी पता है तो यू कैन एक्सचेंज इट, और इन अदर टर्म्स यू कैन राइट इट। फ्रिक्वेंसी दी है तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला, कहीं पर लैम्डा दिया है, देखो
कहीं पर लैम्डा दिया हो किसी फॉर्मूले में तो सी और फ्रिक्वेंसी के बदले लिख सकते हो लैम्डा की वैल्यू सी बाई न्यू, सी बाई फ्रिक्वेंसी। कहीं पर फ्रिक्वेंसी दी गई है, कहीं पर फ्रिक्वेंसी दी गई है तो सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। इस तरह अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। सो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाई 30 केवी। एक काम करते हैं हम लोग, इन फॉर्मूलेज को एक सेपरेट पेज में लिख लेंगे जिससे कि आपको थोड़ा रेफरेंस के तौर पे दिखाने में कराने में इजी रहेगा। सो हमने क्या ले लिया यहाँ पर 30 किलो वॉट था, उसको हमने वोल्ट में बदल लिया, यानी वोल्ट की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। अब देखो अगर हमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच म्यू इज इक्वल टू ई वी, तो ई इंटू वी यानी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटू वोल्ट डालेंगे, इंटू वोल्ट कितना, इतना दिया हुआ है, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला है ये, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई, ई फॉर इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो। तो ये एनर्जी मतलब जूल में आंसर आ गया, ठीक है ना, किसमें आ गया, जूल में आंसर आ गया। अब तुम्हें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अब देखो यहाँ से फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट से कैसे आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी तुम्हें समझो ये है, एनर्जी तुम्हें दी हुई है, देखो वोल्ट दिया मतलब एनर्जी आराम से निकाल लोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें मालूम रहती है ना। तो अब फ्रिक्वेंसी निकालना है तो एच नीचे डिवाइड, प्लैंक कांस्टेंट नीचे एनर्जी से डिवाइड कर देना, तो एनर्जी कितनी आई 4.8 एंड 10⁻⁻15 आई है, डिवाइड बाई एच कर देना, डिवाइड बाई एच, सही है ना। मतलब हमने ये फॉर्मूला लगाया ई इज इक्वल, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या निकालना था हमें, फ्रिक्वेंसी निकालना था। तो फ्रिक्वेंसी अगर ई से फॉर्मूला याद है एच इंटू न्यू, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ई बाई एच हो जाएगा, ई बाई एच, ये फॉर्मूला लगा देना। ई तो दिया ही हुआ है, मतलब दिया मतलब हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन करके, और एच, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल से जूल कट जाएगा, 1/सेकेंड आ जाएगा, 1/सेकेंड ही तो फ्रिक्वेंसी होता है। उसके बाद क्या बोला है कि मिनिमम वेवलेंथ निकालो एक्सरे, ठीक है, ये दोनों के लिए था, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ किसके निकालना था, इसके लिए निकालना था, तो इसके लिए अब मिनिमम वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, देखो अगर तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी तो मालूम पड़ ही गया, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मालूम पड़ गई ना, इतनी आई है, तो जब फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वी नो दैट फ्रिक्वेंसी जब मैक्सिमम होती है स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, जब फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ छोटी होती है ना, इनवर्स रिलेशन होता है कि नहीं होता है, पूरा स्पेक्ट्रम हम लोग ने पढ़ा था, लाइट का 10th में पढ़ा था कि जैसे रेड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेड की वो बहुत कम होती है, वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है, इसीलिए स्पीड ऑफ रेड लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी थी। तो हमें अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मालूम पड़ गई, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मालूम पड़ गई, तो इसका मतलब कि मिनिमम लैम्डा, लैम्डा हमें पता चल जाएगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला यार कहीं से भी कर लो, लैम्डा तो कई तरीके से कर सकते हो, देखो लैम्डा तो इसी से कर लो, यहाँ से भी लैम्डा आ सकता है, नहीं तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। अब हमें लैम्डा निकालना है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम आएगा, तो तुम्हें लैम्डा निकालना है तो फ्रिक्वेंसी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आएगी। तो बस यही करना है आपको। और ये याद रखना कि अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है तो मिनिमम लैम्डा है, और मैक्सिमम लैम्डा लैम्डा है तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। नाउ सी, टू माइक्रो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच नैनोमीटर, तो नैनोमीटर है मतलब 632.8 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा मीटर, इज प्रोड्यूस बाई हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज दिस मच मिली वॉट है, इट इज वॉट मिली वॉट, तो इसको वॉट में बदलेंगे तो 9.42 इंटू मिली मतलब 10⁻³ वॉट हो जाएगा, करेक्ट है, सही है ना। तो करना तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन की हुई, एक तो तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है और एक तो तुम्हें पावर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, या फिर जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, वॉट का मतलब ये होता है। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम, कह रहा है कि एक लाइट निकल रही है, एक मोनो मतलब सिंगल रे लाइट है,
मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल रे लाइट, ठीक है। हीलियम नियॉन लेजर से प्रोड्यूस हो रही है, पावर इतना एमिट कर रहा है, तो निकालना है क्या, उसे एनर्जी निकालना है, एनर्जी और मोमेंटम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच इंटू न्यू। सर फ्रिक्वेंसी दी नहीं है, फ्रिक्वेंसी दी है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी तो क्या हुआ यार, लैम्डा वाले फॉर्म में लिखो, सी बाई लैम्डा में लिखो, यही तो फॉर्मूला बताया था। स्पीड का लाइट क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू, बोलो, सी इज इक्वल लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, है ना, ये फॉर्मूला। डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम मतलब फ्रिक्वेंसी लिख दिया, ठीक है ना। तो निकालना क्या तुम्हें, एनर्जी निकालना है तुम्हें। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल एच इंटू वी, मतलब फ्रिक्वेंसी है, याद रखो। हाँ, अब फ्रिक्वेंसी तुम्हें कहीं दी, तुम्हें वेवलेंथ लैम्डा के टर्म में दिया था, तो फ्रिक्वेंसी किसमें बदल लेंगे, लैम्डा वाले कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लैम्डा फॉर्मूला आ जाए एनर्जी के ही फॉर्मूले में, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा कर देंगे। एच दिया, हाँ एच तो कांस्टेंट है, सी सर, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड तुम्हारी यही रहने वाली है, कोई भी लाइट की स्पीड क्या रहने वाली, यही रहने वाली है, लाइट की स्पीड, ठीक है ना, अपॉन लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, आंसर आ गया। अब मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू बाई सी, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला लग रहा है। ये एनर्जी बाई सी कर लो, एनर्जी तो निकाल ही चुके हो ना, एनर्जी बाई सी भी कर सकते हो, या एच बाई लैम्डा भी कर सकते हो, तो एच बाई लैम्डा कर लिया, एच प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा इट इज गिवन हियर। किलोमीटर पर सेकंड कन्वर्ट किया तो मीटर पर सेकंड दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया हुआ हाउ, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पता करना, हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड ऑन एवरेज अराइव एट टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम, बीम से जो लाइट निकली उसमें से फोटॉन कितने निकल। तो फोटॉन का एक फॉर्मूला हमारा पावर के टर्म में है, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी, ये पावर का एक फॉर्मूला है, ठीक, वर्क अपॉन टाइम है, एनर्जी अपॉन टाइम है, इसी तरीके से एन इंटू ई, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, एन इज इक्वल टू पावर से ई से, पावर और मोमेंटम कंफ्यूज मत होना, पी फॉर पावर यहाँ पर है, ठीक है, पावर अपॉन एनर्जी कर देंगे। पावर तुम्हें दिया हुआ है क्या, पावर यहाँ पे दिया हुआ था, मिली वॉट में दिया हुआ था, 10⁻³ में दिया हुआ था पावर, और एनर्जी, एनर्जी तुमने अभी निकाला है यार, एनर्जी तो निकाली है, एनर्जी अभी हमने निकाला है ऊपर, तो बस पावर को एनर्जी से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू फ्रिक्वेंसी अभी हमने निकाल लिया है ऊपर। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। कह रहा है कि हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल, कितना स्पीड होनी चाहिए वेलोसिटी हाइड्रोजन की, कि हम जो सेम मोमेंटम मिल जाए जितना फोटोन के पास है, फोटोन के पास जितना मोमेंटम है वो हाइड्रोजन के पास भी मिल जाए, तो डेफिनेटली हम मोमेंटम को हाइड्रोजन के मोमेंटम से क्या करेंगे, इक्वेट दिखा देंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता करना है, क्या पता करना है, वेलोसिटी। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी, वी फॉर वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला। हाइड्रोजन का मास तो यार हमें मालूम ही है कितना होता है, वेलोसिटी हमें निकालना है। अब मोमेंटम जो फोटोन का मोमेंटम है वही मोमेंटम की बात हो रही है, तो फोटोन के मोमेंटम तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, है ना, तो बस वेलोसिटी निकाल लो, मोमेंटम, मोमेंटम के लिए ऐसे पी दे दो, स्मॉल पी दे दो, अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी की सॉरी अपॉन मास, ये मास के नीचे डिवाइड में लिया, करेक्ट। बस मोमेंटम तुम पहले निकाल चुके हो, और मास ऑफ तुम्हें बताइए इलेक्ट्रॉन 1.67। अब हाइड्रोजन क्या लोगे मास, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का, सोच लो। हाइड्रोजन के मास हम लोग लेंगे प्रोटॉन का, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस मच, ठीक है। एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ, फ्लक्स का मतलब एनर्जी क्रॉस, मतलब जो एनर्जी क्रॉस हो रही है पर्टिकुलर एरिया से, उसी को हम लोग एनर्जी से, एनर्जी फ्लक्स ले लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स,
वैसे एनर्जी फ्लक्स की एक पर्टिकुलर एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितनी एनर्जी पर सेकेंड या उस एरिया में कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, उसी को बोलेंगे एनर्जी फ्लक्स। तो पर स्क्वायर मतलब एनर्जी फ्लक्स जो बोलेंगे, फ्लक्स एनर्जी फ्लक्स की बात करें तो टोटल एनर्जी अपॉन एरिया है ना, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, वॉट पर स्क्वायर मीटर। सी एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस मच, ठीक है। हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड, ठीक है। अज्यूम दैट द फोटोन इन सनलाइट हैव एवरेज वेवलेंथ इज दिस मच, वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया 550 इंटू 10 की पावर नैनोमीटर है तो -9 मीटर हो जाएगा, ओके। अब एनर्जी फ्लक्स ऑफ फ्लक्स दिया हुआ एनर्जी एंड हाउ मच एरिया दिस पर सेकेंड, तो तुम्हें पर स्क्वायर मीटर एरिया निकालना है। क्या निकालना है, पर स्क्वायर मीटर एरिया में कितने, हाउ मैनी, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, अगर तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन चाहिए एनर्जी फ्लक्स से तो एक फॉर्मूला डालोगे, नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन पर एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ एनर्जी फ्लक्स अगर तुम्हें निकालना कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन करेंगे तभी तो ओवरऑल एनर्जी फ्लक्स निकलेगा। सोचो कि तुम्हें एनर्जी फ्लक्स निकालना है, कैसे निकालोगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एक एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी, टोटल कितना ऑफ फोटॉन है इंटू एन, तो करोगे तभी तो टोटल फ्लक्स आएगा, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन, तब क्या आएगा, एक फोटॉन का एनर्जी आएगी, ठीक है ना। अगर फ्लक्स निकालेंगे तो देखो एनर्जी फ्लक्स निकालना है, बहुत सारे ये हैं फोटॉन, ठीक है, बहुत सारे फोटॉन। अब एनर्जी फ्लक्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, एक फोटॉन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन, वही क्या, एक फोटॉन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन। अब नंबर ऑफ फोटॉन निकालें, ई को यहाँ पे फ्लक्स से डिवाइड कर देंगे, यही तो है। चलो अच्छा, ई को यहाँ डिवाइड करनी सर, ई भी तो मालूम होना चाहिए, एनर्जी फ्लक्स तो हमें मालूम है कितना है, हमें एनर्जी फ्लक्स तो मालूम है कितना है, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटॉन कैसे, अरे भाई एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं यार, एनर्जी तो बहुत आराम से मिल जाए, कई फॉर्म है फॉर्मूले की एनर्जी, कई फॉर्म है, एच मालूम है, सी लैम्डा में दिया हुआ है, सी हमें मालूम है 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है ना। तो बस यहां से क्या करना, निकाल लेना एनर्जी, एनर्जी बाद में फॉर्मूले में डाल देना, ठीक है ना। तो फॉर्मूले जो भी नए फॉर्मूले मिल रहे हैं तो उसे आप नोट करते रहो अगर जो पहले नहीं कराए हैं तो। नेक्स्ट है ए 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, 100 वॉट पावर दिया हुआ है, पावर से मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी, और इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं, याद रखना, पर एरिया, एनर्जी फ्लक्स पर एरिया बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे मत कहो, ऐसे कह लो, एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू पावर पर एरिया कह लो, ये ज्यादा अच्छा है। पर स्क्वायर मीटर एरिया कितना पावर है, पर स्क्वायर मीटर एरिया हमें कितना पावर मिल रहा है, वही क्या होगा, एनर्जी फ्लक्स, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना। एनर्जी फ्लक्स, हाँ, एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल पावर पर स्क्वायर मीटर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी फ्लक्स बोलेंगे। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ फोटॉन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, एक तो ये पावर से है फॉर्मूला, दूसरा नंबर ऑफ फोटॉन से, नंबर ऑफ फोटॉन फॉर्मूला निकालेंगे तो एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन, एनर्जी पर एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन, तो ये दो फॉर्मूले याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, हाँ, तो जो पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया ही नहीं, यहाँ पर कहीं पर पहुंच सकते हैं, हो सकता हो कि पावर से रिलेटेड एनर्जी फ्लक्स की बात हो रही है क्या आगे। द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लार्ज
sphere that absorb all sodium light which is incident on it. चलो तो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं हम लोग। लैम्डा कितना दिया हुआ है 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, है ना, नैनोमीटर को हमने इसमें बदल दिया है। और पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया है तुम्हें 100 वॉट। सो व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड पर फोटोन विद सोडियम लाइट, पर फोटोन तुम्हें निकालना है विद सोडियम लाइट, ठीक है। तो एनर्जी तो हम पहले निकाली नहीं यार, एनर्जी में क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट हमें मालूम रहता है, स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम रहती है, तो एनर्जी तो फौरन मिल ही जाएगी, एनर्जी तो मिल ही जाएगी। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड पर, तो ये आ गया तुम्हारा एक आंसर, एनर्जी हमें मालूम पड़ गई, ओके। पर फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी हमने निकाल ली hc/लैम्डा, और सारी इंफॉर्मेशन ये दो कांस्टेंट थे, बाकी लैम्डा तो दिया ही हुआ था। एट व्हाट रेट, देखो रेट की बात आ गई, मतलब कहीं ना कहीं पावर का रोल आएगा, है ना। व्हाट रेट आर द फोटोन डिलीवर्ड टू द स्फीयर, व्हाट रेट का मतलब होता है पर सेकेंड, कितना फोटोन जा रहा है उस स्फीयर में, कितना पड़ रहा है फोटोन, ठीक है। सो वी नो दैट कि पावर का फॉर्मूला N इंटू ई, अभी बताया मैंने। हम नंबर ऑफ ये निकाल लें फोटोन, ठीक, तुम्हें यही पूछा है ना, तो पहले हम नंबर ऑफ फोटोन से निकाल लें। भाई तुम्हें रेट पूछा है क्या, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है एक सेकेंड में कितने फोटोन उसमें स्ट्राइक कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन तो मालूम पड़े। ये सारी चीजें तो पर सेकेंड के हिसाब ही से हैं, सारी चीजें सेकेंड के हिसाब से ही है, जो पावर का जो तुम्हें दिया हुआ है ऑलरेडी पावर, वो सेकेंड के हिसाब से ही दिया होता है, ठीक है ना। पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, पर सेकेंड कितना पावर मिल रहा है, तो पावर तो पर सेकेंड के हिसाब से ही दिया हुआ था, ठीक है ना। तो पावर इज इक्वल टू N इंटू ई, ठीक है ना, ई, तो तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे P अपॉन ई करके, ई हमने निकाल लिया है, P दिया हुआ है, तो इतने नंबर ऑफ क्या आ गया फोटोन आ गया, तो यही पर सेकेंड हो गया कि इतने फोटोन पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 4.2 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब जूल में आना चाहिए, तो वर्क फंक्शन फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू H म्यू नॉट, मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। कह रहे क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे क्या, अगर वेवलेंथ इतनी है तो, अगर वेवलेंथ इतनी है तो, और वर्क फंक्शन इसका दिया हुआ है मेटल का, उस मेटल का, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए इतना चाहिए, इतना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना तुम्हें चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको छुपा लो, तुम्हारे पास इतनी लैम्डा दी हुई है, यहां से तुम क्या करो वर्क फंक्शन निकालो, यहां से क्या निकालो वर्क फंक्शन निकालो कि कितना वर्क फंक्शन है, ओके। अगर इससे ज्यादा आया तो अच्छी बात है, इससे कम आया तो नहीं निकाल सकते हो फिर, है ना। तो हमने निकाला E इज इक्वल टू hc/लैम्डा, c/लैम्डा, हाँ hc/लैम्डा, ठीक है। H मालूम है, C मालूम है, लैम्डा, तो एनर्जी कितनी लग रही है, इतनी लग रही है। अब इसको किसमें बदल लेंगे हम लोग, जूल में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंपेयर करना है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ रखना जूल, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है, तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे कितने जूल के बराबर होगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा, 4.2 मत लिखो, 4.2 तो हमें नहीं पता है, ये तो हमें कंपेयर करना बाद में, हमें जूल मालूम है ना, 3.77 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू 3.77, नहीं
कितना आया था? 3.77 नहीं आया था, 3.77 नहीं आया था, 6.03 ये आया था। डिवाइड होता है वो डिवाइड होने के बाद आंसर है इंटू 10 की पावर -19 जूल आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, तो यानी दिस डिवाइड दिस हो जाएगा। तो 6.03 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -19 डिवाइड बाई 1.6 10 की पावर -19 3.77। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस लैम्डा के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मेटल कितना चाहिए? 4.2 चाहिए। मेटल कितना चाहिए? 4. तो नॉट पॉसिबल हो पाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आगे? तुम्हें करना क्या है भाई, तुम्हें ये करना है कि एनर्जी तुम्हारी कितनी इस ये जो तुम्हारी लाइट है, ये जो रेडिएशन, ये एनर्जी कितना कैरी कर रहा है, एनर्जी इतना कैरी कर रहा है। तो इस जूल को हम किस में बदल लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इतनी एनर्जी कैरी कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेटल कितना चाहिए? 4.2 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं। एस्टिमेट द स्पीड with which electron emitted from heated emitter of an evacuated tube impings on the collector maintained at PD। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर, Na का दिस मच, पोटेशियम का दिस मच, MO का दिस मच, Ne का दिस मच। यानी सबका क्या दिया? वर्क फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इज इक्वल टू H इंटू न्यू, ठीक है ना। विच ऑफ दिस मेटल विल नॉट गिव ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर रेडिएशन दिस। यार ये तो वैसे ही है पीछे और पहले जैसे वाला, कि भाई आपको क्या करना है, ये भी भूल जाओ। तुम्हें ये वेवलेंथ दिया हुआ इन एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन में दिया। सो द वर्क फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यहाँ पे कुछ मेटल दिए, सबके वर्क फंक्शन तुम्हें दिए हुए, ठीक है। तो अब इसके बाद which of these metals will not give photoelectric emission for a radiation of wavelength this much। मतलब हमने एक लाइट मारी इन सब मेटल्स के ऊपर, कह रहे कौन से मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो तुम्हें लैम्डा दिया है ना, लैम्डा से हम क्या निकाल लेंगे? हम लोग एनर्जी वर्क फंक्शन निकाल लेंगे लैम्डा से, है ना। लैम्डा से क्या निकाल लेंगे? वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। ओके, बाद में कंपेयर कर लो। अब तुम्हें जो यहाँ पे वर्क फंक्शन निकलेगा वो जूल में निकलेगा। तो जूल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रिक वोल्ट में, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने बाद में कंपेयर कर लो। तो ये जो डेटा है कंपैरिजन के लिए तुम्हारे फॉर्मूले में कहीं काम नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या? SC बाई लैम्डा, या फिर वर्क फंक्शन का चाहे ये लिखो फॉर्मूला, या फिर H इंटू न्यू। फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लेकिन फ्रिक्वेंसी तुम्हें दी है, नहीं दी हुई है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते वर्क फंक्शन का। तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी को C बाई लैम्डा कर देंगे, C बाई लैम्डा कर देंगे। तो लैम्डा को तुम कन्वर्ट कर लेना, एंगस्ट्रॉम में है तो 3300 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होगा। तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा कुल मिला के जूल में आएगा। जो भी आंसर आएगा कुल मिला किस में आएगा? जूल में। तो तुम्हारा इतना जूल आ रहा है। और ये पूरा सॉल्व मत करने जाओ, क्योंकि बाद में तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना ही है ना। तो अब बताओ फिर यहाँ पे क्या करेंगे? लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लिखो जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? कितने जूल में? इतने जूल में। तो जूल लिखना, मतलब ये लिखना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्स मारना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंपेयर कर लेना कि कौन सा मेटल एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन कि नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ, ISC 2006 में आया हुआ है। A radio transmitter operates on a wavelength of 1500 meter at power of this much kilowatt। तो किलोवाट को वाट में बदल लेंगे। वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है, पावर तुम्हें दिया हुआ है। पावर तुम्हें दिया है 400 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, एंड द वेवलेंथ इज गिवन, लैम्डा इज गिवन 1500 मीटर, करेक्ट। चलो निकालना है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द रेडियो फोटोन। एनर्जी निकालना है यार, एनर्जी निकालना है। एनर्जी पावर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है हमारे पास क्या? बोलो। एनर्जी के लिए पहले तो देखो लैम्डा तुम्हें दिया है क्या? आ गया, लैम्डा दिया हुआ है। तो लैम्डा दिया है तो सीधा सीधा फॉर्मूला मारो ना, एस सी बाई लैम्डा। एनर्जी का सीधा फॉर्मूला मारो, ठीक है ना। तो पावर का यहाँ पे फिलहाल तो कोई काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लैम्डा तुम्हें दिया ही हुआ है, पावर का यहाँ पे यूज भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मोनोक्रोमेटिक
मोनोक्रोमेटिक। सोर्स ऑफ लाइट इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच, कैलकुलेट द एनर्जी। यार वेवलेंथ दिया, बार बार एक ही चीज को क्या बताना, जब तुम्हें वेवलेंथ दिया तो E इक्वल टू एच बाई लैम्डा डाल देना। अगर वेवलेंथ नहीं दिया होता, फ्रीक्वेंसी दिया होता, तो E इज इक्वल टू या वर्क इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी डाल लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना, यानी P निकालना। P का फॉर्मूला एनर्जी या प्लैंक कांस्टेंट से क्या है, P का फॉर्मूला मोमेंटम का फॉर्मूला, P फॉर मोमेंटम, ओके, H बाई लैम्डा। ये किसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का, H बाई लैम्डा, ठीक है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे मैंने लिखाया था मोमेंटम का फॉर्मूला, ये देखो, या तो H अपॉन लैम्डा कर दो, अगर तुम्हें लैम्डा नहीं मालूम है तो क्या कर दोगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन C कर दो, इस वाले फॉर्मूले से बदल कर, ये जो मैंने बताया था C वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से फॉर्म को चेंज कर दो, फॉर्म को चेंज कर दो, है ना। तो फॉर्मूला क्या मांग रहा है, फॉर्मूला मांग रहा है HC बाई लैम्डा, किसके लिए, फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या मांग रहा है, H म्यू बाई C। अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी और C की जगह तुम क्या ले सकते हो, अपॉन लैम्डा ले सकते हो, है ना। यहाँ से फॉर्म चेंज करना है तो तुम्हें पता है कि फॉर्म कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो बार बार बता के फायदा नहीं है। लैम्डा इज इक्वल C बाई फ्रीक्वेंसी आएगा, C बाई फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज इक्वल टू आएगा, लैम्डा क्योंकि नीचे हमें रखना है, तो आप क्योंकि यहाँ पे म्यू बाई C मांग रहे हो तो रेसिप्रोकल करोगे तो नीचे अपॉन में लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मोमेंटम तुम्हारा, H बाई लैम्डा से डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, तो H बाई लैम्डा भी से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज H म्यू बाई C से भी निकाल सकते हो, लैम्डा का फॉर्म बदल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का क्वेश्चन आंसर, ओके। थोड़ा से फॉर्मूलेस हैं, थोड़े से ही फॉर्मूलेस हैं, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि E मतलब एनर्जी या वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, H इंटू फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें सिंबल में कंफ्यूज मत हो, बुक में ऐसे क्यों देते हैं पता नहीं। और इस फ्रीक्वेंसी के बदले हम लोग C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। मैं बार बार बता चुका हूं कि C का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जगह C बाई लैम्डा हम लिख सकते हैं, लैम्डा इधर आ जाएगा। या जब भी कहीं पर फॉर्म चेंज करना हुआ लैम्डा का, समटाइम फ्रीक्वेंसी का, ये C से हम चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखो। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेस का शीट है, फॉर्मूलेस का मैंने ना कुछ और भी बनाए थे और रिवाइज कराया था, देखो ये फॉर्मूले याद रखना। लैम्डा से, लैम्डा के फॉर्म से कुछ फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराए थे, जैसे लैम्डा का H अपॉन P मोमेंटम से, लैम्डा का H अपॉन M इंटू V वेलोसिटी, भाई मोमेंटम ही का तो वही है ना ये वेलोसिटी का। फिर लैम्डा का H अपॉन अंडर रूट 2 MK, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमने रिप्लेस कर दिया था MV को, और फिर लैम्डा का H अपॉन 2 MQ इंटू V फॉर वोल्टेज। ये लैम्डा के फॉर्मूलेस थे जिसमें मैंने यहाँ पे रिलेशन बताए थे। और तो लैम्डा से भी फॉर्मूले आप मतलब जो चाहे वो फॉर्म से याद कर लो। तो लैम्डा के एक फॉर्मूले अलग याद रखने हैं, साथ में एनर्जी यानी वर्क फंक्शन के फॉर्मूले, वर्क फंक्शन एनर्जी वर्क के फॉर्मूले आप अलग भी याद करो, इसके फॉर्मूले अलग याद करो आप। तो H इंटू न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और H C बाई लैम्डा, ठीक है ना, ये पढ़ लिया। फिर मोमेंटम का फॉर्मूला H अपॉन लैम्डा। अब देखो यहाँ पर देखो वापस हमने लैम्डा को देखो वापस चेंज किया फ्रीक्वेंसी अपॉन C से, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अपॉन C कैसे सर, 1 अपॉन लैम्डा है ना, 1 अपॉन लैम्डा मतलब लैम्डा नीचे आएगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी के नीचे C आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन C, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन C कर दिया, करेक्ट, ठीक है सर। उसके बाद देखो मास ऑफ द मूविंग फोटोन, जो फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो M इज इक्वल टू H म्यू, नॉट म्यू इट इज न्यू, बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन C इंटू लैम्डा, ओके। तो वापस इस फॉर्म को चेंज किया है, और आप चाहो तो एक फॉर्मूला याद करके बाकी फॉर्म अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जिस हिसाब से दी गई है फॉर्म बदल के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मास हो गया, मास के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंटम के लिए ये दो फॉर्मूले कोई भी लगा सकते हैं, एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से भी डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हो। साथ ही हमें पता है कि अगर टोटल वर्क फंक्शन चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर टोटल वर्क फंक्शन चाहिए कि एक फोटोन एक लाइट को हमने स्ट्राइक कराया मेटल शीट में, तो एक तो उससे उससे इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है उसका वर्क फंक्शन, मतलब इनिशियल वर्क फंक्शन, इनिशियल वर्क फंक्शन,
ठीक है ना, क्योंकि वहां से निकालना है ना, निकालने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी भी आ गई, उसकी कुछ कुछ मतलब पहले तो निकला, उसके लिए ताकत है ना, किसी चीज हमने खींच के निकाला बाहर, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एच न्यू नॉट, ठीक है ना। एक तो वो हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन हो गया, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिमूव टू इमिट इलेक्ट्रॉन, प्लस अब उस इलेक्ट्रॉन में कुछ वेलोसिटी से भागा, इतना हमने ताकत दे एनर्जी देते, हाफ एमवी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, पोटेंशियल काइनेटिक में नहीं चेंज हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हो कि ये वाली एनर्जी जो पहले से मेटल में थी पोटेंशियल के बेस पर, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल से उसमें चेंज नहीं हुआ, एमिट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिकवर किया, उतनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दी, प्लस इतनी एक्स्ट्रा दे दी कि इलेक्ट्रॉन भागने भी लगा। होता ना, गाड़ी है, गाड़ी का अपना वजन है, गाड़ी को हिलने के लिए पावर चाहिए पहले तो गाड़ी को अपनी स्पीड अलग दी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म से फॉर्मूले, अब देखो इसमें कितने सारे फॉर्मूले हमने चेंज किए हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा लगा सकते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा लगाया, फिर यहां पर फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई थ्रेशोल्ड लैम्डा वाले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले लैम्डा लगाया, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए था वो, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूले को सी बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी के सी बाई लैम्डा को बदल के भी लिख सकते हैं। इसलिए बार बार मैं यहाँ साइन चेंज कर रहा था, क्योंकि ये वेलोसिटी ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस ये वी और वेलोसिटी। आगे समझ में, तो बस कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, उसका ध्यान रखना है हमें। चैप्टर तो पूरा समझा ही चुके हैं, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला देखा ना यहाँ पर ना, हाँ, मोमेंटम का लाइट से भी फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। P इज इक्वल टू एम सी, मतलब एम इंटू वी, एम वी की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट सी डाल दिया, बाद में बाकी जो फॉर्मूले अभी हमने देखे वही फॉर्मूले थे बाकी, ठीक है ना, मोमेंटम के। तो कोई एक फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा अच्छा रहता है, इससे क्या होता है मालूम है, बार बार सारे फॉर्म में कंफ्यूज ना हो, तो फॉर्म तो चेंज कर ही सकते हो यार, तुम्हें सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला पता ही है, बाद में फॉर्म चेंज कर दो। अब देखो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ करेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट दी, ठीक है। तो फॉर्मूलेस का हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से नोट कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू एम सी, अब देखो यहाँ पे C दिख गया, तो C के बदले ये दो लिख दो, ऐसे यहाँ C दिखे, C इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है जो बन रहा है टर्म वो लिख दो, जहाँ फ्रीक्वेंसी दिख गई तो लैम्डा नहीं C बाई लैम्डा आ जाएगा, जहां पर लैम्डा दिख गया तो C बाई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सही है। हेलो, ठीक है। तो अब देखो C का हम डाल देंगे M, और C की जगह लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं C की जगह, है ना। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट से, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, H बाई C, ठीक है ना। नहीं, फिर अब इंटू 10 की पावर -34, H बाई लैम्डा डाल दो, देखो फ्रीक्वेंसी बाई C की जगह, फ्रीक्वेंसी C दो लोग दिख गए थे हमें, दो की जगह हमने एक डाल दिया, लैम्डा डाल दिया, फ्रीक्वेंसी C अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन C दिखा था, देखो C नीचे आएगा, यहाँ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा में आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले को हम लोग फॉर्म बदल सकते हैं। साथ में वर्क फंक्शन कह लो या E कह लो, ठीक है ना। तो H प्लैंक कांस्टेंट टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वही फ्रीक्वेंसी को वापस हमने बदल दिया, किसने बदल दिया, C बाई लैम्डा में बदल दिया, ओके। इसी तरह का अगर टोटल वर्क फंक्शन निकालेंगे, टोटल एनर्जी या टोटल वर्क फंक्शन कितना हुआ या टोटल एनर्जी कितनी लगी, तो वर्क फंक्शन इनिशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जो अभी बताया, वी के लिए वेलोसिटी का ऐसे डाल दिया, ठीक है ना, ये कर लिया। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसको लाकर टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी से माइनस करा दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले मालूम है, ग्राफ के रिलेशन में मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे इनवर्स है कहाँ पर डायरेक्ट है। So which of the following graph correctly represents the variation of maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy, okay?
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपको देखो ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा सही जाएगा, कौन सा सही जाएगा, देखो अब यहां पर, अब डायरेक्ट नहीं बता सकते, अब यहां समझो, यहां पर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी दी क्या वैसे ही काइनेटिक एनर्जी आ गई, नहीं नहीं, कि पोटेंशियल एनर्जी को पहले उसको सामना करना पड़ेगा एक टाइम तक के, फिर यहां पर भी वही बात हो रही है, ठीक है ना। ये दोनों सेम ही ग्राफ है, तो दोनों सेम दे दिए मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अब ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनवर्स रिलेशन क्यों आएगा भाई, बोलो, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है क्या? देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स कहाँ है ना, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनवर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेफ्ट हैंड आ रहा है इनवर्स। अब ये डी वाला देखो, अब डी वाले में देखो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट है, यानी हमने कुछ अभी हमारी एनर्जी जो है कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद में स्टार्ट हुई बढ़ना, एक टाइम के बाद में स्टार्ट हुई बढ़ना, क्यों? फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट फाइनल फ्रीक्वेंसी के साथ में माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी, यही होगा ना। देखो ई के एनर्जी फॉर्मूला एच मी न्यू है, लेकिन यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आई वो दोनों के डिफरेंस से आई है। कौन से दोनों से, ये देखो, ये जो प्लस में हमने दिखाया, प्लस में दिखाया था कि कुछ इमिट करने में लगी एनर्जी बाद में, तो वही हमने एनर्जी से लगा दिया, इन दोनों का माइनस करा दिया कि एच फाइनल जो फ्रीक्वेंसी है माइनस एच इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, फाइनल इनिशियल मत कहो, थ्रेशोल्ड एंड मैक्सिमम कहेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऐसे कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ई के एच कॉमन बाहर निकालना, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, हाँ वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो एक पॉइंट में आकर स्टार्ट हुआ फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंसीडर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, so consider a beam of electrons, each electron with energy E naught incident on a metal surface kept in an evacuated chamber, ठीक है। चैम्बर में हमने क्या रखा, एक मेटल सरफेस को रखा, ठीक है ना, और एक बीम हमने दी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा बोला, नो इलेक्ट्रॉन विल बी emitted एज ओनली photons कैन emit इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहे, कंसीडर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी है कुछ, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस केप इन एन इवेक्यूएटेड चैम्बर, चारों तरफ चैम्बर कवर्ड है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीप देने से क्या इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ फोटोन से ही एमिट होते हैं, ठीक है। एक ये है, इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड बट ऑल विद एनर्जी ई नॉट, सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी दी है तुमने, उन सारी एनर्जी से एमिट होंगे क्या, सारी एनर्जी से, जितनी भी एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन के उसमें दी थी इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, सभी एमिट करा देगी क्या? एक तो ये है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड with any energy with a maximum this work function E naught माइनस वर्क फंक्शन, 5 मतलब वर्क फंक्शन है। तीसरा दिया हुआ है मैक्सिमम के लिए, तीसरा जो दिया मैक्सिमम, देखो इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड, रॉन्ग वाले पढ़ना भी जरूरी है, इससे क्लैरिटी बढ़े, विद एनी एनर्जी विद द मैक्सिमम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड विद एनर्जी विद द मैक्सिमम ऑफ ई नॉट, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ था तुम्हारा कि पहली बात तो पहला वाला गलत इसलिए है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एमिट, क्योंकि सिर्फ फोटोन ही इलेक्ट्रॉन के एमिट करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई और भी तरीके हैं इलेक्ट्रॉन के एमिट कराने के, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने, हीट दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत है कि सिर्फ फोटोन से ही नहीं,
हम हर जगह हर बार तो ना सोलर एनर्जी से क्या लाइट यूज कर रहे हैं क्या, ठीक है ना। तो कई सॉरी तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड बट विद एन एनर्जी ऑफ ई नॉट, कैन बी इमिटेड विद ऑल विद एन एनर्जी ऑफ ई नॉट। और देखो बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी विद a maximum of this work function. Electron can be emitted with energy with a maximum of E0. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनके अंदर जो एनर्जी होगी जब ई नॉट का मैक्सिमम मिलेगा, जब ई नॉट का मैक्सिमम मिलेगा उसी से ही वो बाहर एमिट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम के लिए ही एमिट होना है, ठीक है ना भाई। एनर्जी तो हमारा कंजर्वेशन है ना नेचर में। एनर्जी क्या है, ई नॉट तुमने जितनी भेजी उतना तो मिलना ही मिलना है, पक्की बात। अब वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी मिले तो बात अलग, लेकिन पूरी मैक्सिमम इस्तेमाल होगी। एक्सप्लेनेशन देखो दिया हुआ है, इफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हैविंग एनर्जी ई नॉट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस केप्ट एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इस तरह चैम्बर रखा हुआ है हमने दिया, ठीक है ना। So the electron can be emitted with maximum energy E naught due to elastic collision and with any energy less than E naught. When part of incident energy of electron is used to liberating the electron from the surface of the surface, metal के surface से निकालना है उसे। Next, the wavelength of a photon needed to remove a proton from a nucleus. Proton की बात हो रही है। From a nucleus which is bound to be nucleus with this much electron volt. M मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो किलो हुआ 10 की पावर 3, मेगा हुआ 10 की पावर 6। भाई तुम्हें मैक्सिमम वाला दिया हुआ है, जैसे किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर के लिए 10 की पावर 3 लगाएंगे ना 1000। उसी तरह मेगा से किलो, किलो से फिर मीटर, ऐसे सोचो। तो मेगा 3 हुआ, मेगा से किलो में 3 जब मारा, किलो से मीटर 3 हुआ, 6 हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम्हें जूल में बदलना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, कि 1 है ना, तो 10 की पावर 6 इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 10 माइनस 9, ये बताया था मैंने, तो ये जूल में बदल गए। अब निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम्हें एनर्जी दी गई है, भाई एनर्जी तुम्हें दी गई है, तुम्हें लैम्डा निकालना है। तो यार यही वाला फॉर्मूला लगा लो ना, एच और सी तो कांस्टेंट है, ये तुम्हें मालूम ही है। प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट तो तुम्हें मालूम ही है। तो लैम्डा इधर लेना, ई को इधर डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, समझ गया ना। तो बिल्कुल ही एक फॉर्मूले बेस में था और घुमा फिरा के कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, द फेनोमेना विच शोज क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। क्वांटम नेचर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ये तो लाइट के हो गए। ठीक, क्वांटम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, डायरेक्टली होगा किसके, डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन देखना पड़े क्या है आगे वेरिएबल, ठीक है ना। एच से फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट है, लेकिन लैम्डा से इनवर्स है, वेवलेंथ से क्या है इनवर्स है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट नहीं है यार, फ्रीक्वेंसी से तो रिलेशन है ही, फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर ही रहा है, फॉर्मूला ही कह रहा है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट नहीं। अब सी वाला इस ऑप्शन सही है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो उसको इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से वो इंडिपेंडेंट है। कहीं कैसे देखो, कहीं पर भी हमने फॉर्मूले जो पढ़े, कहीं पर भी इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंसिडेंट या सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कुछ पढ़ा है फॉर्मूले में, कोई ऐसा कोई टर्म है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, फ्रीक्वेंसी से कुछ रिलेशन है, प्लैंक कांस्टेंट से कुछ रिलेशन है, लैम्डा से कुछ रिलेशन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई भी रिलेशन नहीं,
ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। पहले दो गलत क्यों? क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर्मूले में है? क्या है ही नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन कोई मतलब ही नहीं है। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फॉर्मूले को हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उसको फ्रीक्वेंसी से जोड़ो, लाइट की चमक से ना जोड़ो। फ्रीक्वेंसी से जोड़ सकते हैं, उसके लैम्डा से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में कहीं पर भी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लाइट से कुछ नहीं है रिलेशन, तो हटा दो। इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं। मतलब है, लेकिन किसके टर्म में? यही इंटेंसिटी मतलब है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से मतलब है, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं है ना, डिपेंड ही नहीं है इस पर, इंडिपेंडेंट है। वही तो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ाओ घटाओ, हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो चमक होती है, रोशनी रोशनी होगी, वो बात होगी। तो कितना आप हीट दे के मार, वो फॉर्मूला नहीं है, आपको से मतलब नहीं है। आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से मतलब है, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा से मतलब है। तो यही बताया, देखो काइनेटिक एनर्जी एच वी माइनस वर्क फंक्शन, मतलब वही हुआ ना, वर्क फंक्शन इधर आके प्लस हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी, देखो फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो, हाँ, जैसे फॉर्मूला मैंने बताया यही फॉर्मूला है, ये वाला। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इधर आके माइनस। इसी को हमने कौन से सिंबल से दिखाया है? इसको हम लोग ने कौन सा सिंबल दिखाया? फाई के सिंबल से दिखाया है। ये वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उधर जाके माइनस हो जाएगा टोटल एनर्जी से। टोटल एनर्जी मतलब एच वी, एच न्यू, टोटल एनर्जी मतलब एच न्यू, ये एच न्यू है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये टोटल एनर्जी बताते हैं, ये मिनिमम एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, the threshold wavelength of a photoelectric emission from a material is 600 nm. Which of the following illuminating source will emit photoelectrons? तो लैम्डा तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हें क्या दे दिया गया? लैम्डा, सॉरी, हाँ लैम्डा ही दिया 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर मतलब वो 600 into 10 की पावर 9 माइनस 9 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूमिनेटिंग सोर्स विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन? अगर हमने इतना लैम्डा दिया तो इसमें कुछ एक वैल्यूज दी गई है लैम्प की, कौन से लैम्प से एमिट किया जा सकता है। कुल मिला के पावर को तुम्हें लैम्डा से कंपेयर करना, इतना जो भी पावर है क्या इसके लैम्डा के बराबर है कि नहीं, इस पावर में उतनी लैम्डा, उतनी वेवलेंथ है कि नहीं। तो 400 वॉट इंफ्रारेड लैम्प, 10 वॉट अल्ट्रावायलेट लैम्प, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, फिर 100 वॉट अल्ट्रावायलेट है, बोथ बी एंड सी। तो कुल मिला के बात हो रही है अल्ट्रावायलेट की, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ठीक है, इस लैम्डा की जो फ्रीक्वेंसी है, इस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी वो किसकी है, किसमें आती है? अल्ट्रावायलेट में आती है। इसके लिए उसमें पूरा स्पेक्ट्रम जो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने EMW में, वो याद होना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पर वो याद होना चाहिए कि ये वाली जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट में है कि इंफ्रारेड में है कि एक्सरे में है कि गामा रे में, ठीक है। अब वो कोई भी वॉट होने दो, उससे मतलब नहीं है। अल्ट्रावायलेट में ये लैम्डा और इसी से बनी हुई, इसी की रेंज में जो फ्रिक्वेंसी आ रही हो सकता है फ्रिक्वेंसी से दे देते हैं। कुल मिला के वो जो EMW का स्पेक्ट्रम तुम्हें याद होना चाहिए, नैनोमीटर से दिया हुआ है। अगर एस्ट्रॉन से है तो क्या होने, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्पेक्ट्रम किससे याद करें? नैनोमीटर से रट्टा मारे हैं, एस्ट्रॉन से रट्टा मारे हैं, माइक्रो से मारे हैं। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि किससे तुम्हें कंफर्टेबल है, उस हिसाब से 1 0 बढ़ा घटा सकते हो। अगर एस्ट्रॉन से किया है तो यहाँ पर 1 0 तुम बढ़ा लोगे, नैनो से एस्ट्रॉन में जाने में 6000 हो जाएगा ये। फिर एस्ट्रॉन, नैनो मतलब -9, एस्ट्रॉन मतलब -10, उधर एक बढ़ाना पड़ेगा, बड़े से छोटे में जाओगे तो, ठीक है ना।
तो ये चीज़ समझो ज़रा, ये नहीं आती है तो मुझसे बता देना, तो मैं इसका एक और लेक्चर बना सकता हूँ अलग से। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए मेटल है, फोटो इमिटेड फ्रॉम मेटल है क्या? डिफरेंट स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम, सम काइनेटिक एनर्जी, सम फ्रीक्वेंसी, बोथ बी एंड सी। तो क्या लिखा हो? फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए मेटल। तो मेटल से जब इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली उनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम पर ही आके रुक जाएगा कोई। डिफरेंट स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम, कुछ भी मैक्सिमम हो जाए, लेकिन स्टार्ट का ऐसे नहीं कि हाँ यूनिफॉर्म से नहीं आते हैं, मतलब एक्सेलरेशन होता है। वो तो सी डालने कौन सा, जो लाइट तुमने मारी वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन की नहीं होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है जो स्ट्राइक मार रहा है। एमिट हुए इलेक्ट्रॉन वो अलग बात होगी, वो कौन से स्पीड से है उसका, वो तो डिपेंड करता है कलेक्टर कैसा है तुम्हारा, मेटल कैसा है तुम्हारा, कितनी तेजी से कलेक्टर में जा रहे हैं, कलेक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना खींच रहे हो जल्दी। नहीं, जीरो से होगा नहीं, इसका मतलब क्या है मालूम? इसका मतलब ये है कि जैसे एमिट होगा उस टाइम में जीरो होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कलेक्टर पर पहुंचेंगे, कलेक्टर पर टकराएंगे, तब वहां पर मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेटेड होकर जाएंगे। ऐसे यूनिफॉर्म होकर नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं जा रहे, ऐसे नहीं जा रहे। कैसे जा रहे हैं? ऐसे स्टार्ट में ऐसे, है ना, एक्सेलरेट होकर गए, मतलब नॉट नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है इससे, देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्हेन फोटोन स्ट्राइक ए मेटल, देखो हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना चीजों को, कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाए तो वो भी दिमाग में रहे आपके। So when a photon strike a metal surface, the surface electron come out with maximum speed and maximum kinetic energy. But if the electron emission takes, सुन लो, when a photon strike a metal surface, the surface electron come out with maximum speed and maximum kinetic energy. But if the electron emission takes place from inner side of the metal, then some energy of the electron lost due to collision with other electron, so their speed become less. So ultimately the electron come out with a different speed. And the collision भी हो रहे हैं, निकल के बाहर आना है उन्हें। अब कोई एक बिल्कुल ही, जब तुमने स्ट्राइक मारा उस टाइम कॉलिजन रिलैक्सेशन टाइम पर था, फौरन बाहर आ जाएगा उस टाइम वो इलेक्ट्रॉन। अब कोई कॉलिजन कर था, कोलाइड बिल्कुल कर ही रहा था, तो कोलाइड करने के बाद आएगा। ये एक अलग अलग सिनारियो हो सकता है। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक, हाँ ये सब आते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। So at stopping potential, the kinetic energy of emitted photoelectron is zero. So at stopping potential मतलब ही क्या हुआ कि तुम्हें रोकना है कि वो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कलेक्टर पर, कलेक्टर को तुमने क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव चार्ज दे दें, बिल्कुल उसके बराबर दे दे कि रोक दे, तो वहां पे जीरो हो जाएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही, पोटेंशियल की नहीं। काइनेटिक मतलब यू हैव सम वेलोसिटी, तो स्टॉपिंग का मतलब ही होता है रोकना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फोटॉन्स आर व्हाट, फोटॉन्स आर व्हाट, फोटॉन्स आर व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉन डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन्स, फोटॉन मैंने क्या कहा, फोटॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटॉन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, electric charge and not deflected by electric and magnetic field, electric charge and not deflected by electric field। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर थोड़े हो गए क्या, ऐसा डिफ्लेक्टेड। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फोटोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से डिफ्लेक्ट नहीं होते। सही बात, लाइट आती है और यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइट इधर उधर चली जाएगी क्या, क्रॉस हो जाएगी, हट जाएगी, नहीं ना, तो लाइट आ रही है, समझो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे रूम में हम कुछ चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी है, मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फोटोन मतलब लाइट, फोटॉन्स मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करती है क्या, नहीं, इसका मतलब डिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट आ रही है, लाइट के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड भी, चलो मैग्नेट भी रखा है, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही लाइट? तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रल होती है इलेक्ट्रिकली, ऐसा नहीं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो कहीं पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट लाइट ऐसे आ रही थी, यहाँ पे तुमने निगेटिव फील्ड दिया हो तो ऐसे करके टर्न हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रिक क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना? बस ये बाकी तीन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, पहले से कॉन्सेप्ट तुम बस दिमाग में रख लो कि वो न्यूट्रल होती है और डिफ्लेक्ट नहीं होती। डिफ्लेक्ट नहीं होती, लाइट कहाँ डिफ्लेक्ट होती है ना? ये तो हमें पता ही है, जनरल लाइफ से मालूम है। इन फोटो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। In photoelectric effect experiment, the slope of the graph of the stopping potential versus frequency, बताइए यार, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का कैसे वैल्यू क्या आएगी भाई? फॉर्मूले से निकाल लो ना, फॉर्मूला तो पता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है, तुम्हें दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है? तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हें है, आइंस्टीन के इक्वेशन तुम्हें बताएगी नहीं बताएगी? नहीं बताएगी, ये इक्वेशन है। अरे हाँ ठीक है, आइंस्टाइन, ठीक है ना? तो ये देखो फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। हमने फॉर्मूले को कहां से कनेक्ट किया? वोल्टेज वाले, H अपॉन ई वी मैक्सिमम वाला, एनर्जी ली हमने और फ्रिक्वेंसी ली, माइनस किया H अपॉन ई, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनटू फ्रिक्वेंसी अपॉन H अपॉन ई into threshold frequency. So this is an equation of a straight line with slope h upon e. इसकी ये स्लोप बनती है, ठीक है? तो ये स्लोप जरूर याद रखना, h अपॉन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मिनिमम। मिनिमम तो पता ही यार, पता है ना मिनिमम? फ्रीक्वेंसी, अब देखो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से क्या डायरेक्ट रिलेशन है? एनर्जी कह रहा है मिनिमम एनर्जी किसमें होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, बात सही है? वेक्यूर में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? रेड की होती है। रेड की स्पीड ज्यादा क्यों होगी पता है? तो बड़े बड़े जंप मार रहा है, बड़े बड़े जंप मार रहा है, तो रेड की वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है, बड़े वेवलेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझो ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, अब वायलेंट क्या 1 सेकेंड देखो, वायलेंट 1 सेकेंड में ऐसे जा रहा है, ऐसे छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी से, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ये बड़े बड़े जंप मार रहा है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है कुल मिला के। बाद में रेड की फ्रीक्वेंसी कम, मिनिमम, तो एनर्जी भी वेबग्योर में रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। वेबग्योर लाइट के वेबग्योर में रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, तो इसका मतलब एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। या फिर उल्टा पूछ ले कि इसमें ये कलर की मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? समझा, इसे कलर दे दिया, वी दे दिया, आई वी, यानी वी में मैक्सिमम होगी, वी में एनर्जी मैक्सिमम। क्यों वी में एनर्जी मैक्सिमम होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। या लैम्डा से पूछ ले, लैम्डा का अपोजिट दिखा देना, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसका लैम्डा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो कैसे भी घुमा के पूछ ले, तो तुम्हें फॉर्मूले पक्के मालूम होने चाहिए। कुल मिला के बात ये थी, फॉर्मूले पता है तो चैप्टर कॉन्सेप्ट फटाफट तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, आ गया, ये वाली हो जाएगी, है ना भाई? एच न्यू की जगह सी बाई लैम्डा फॉर्मूला रखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा माइनस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वाला जो एनर्जी है तुम्हारी, वर्क फंक्शन, ओके, मिनिमम वर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन photoelectric effect the graph of stopping point of Vs versus frequency f of the incident radiation of straight line.
द स्लोप m of the line, Planck constant h and empty charge e are the related as follows. फॉर्मूला बताना है तुम्हें भाई, m into e बताया नहीं था h का फॉर्मूला, ये वाला ये देखो, तो E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E इंटू M, ठीक है ना। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये H से M का डायरेक्ट रिलेशन है, ये फॉर्मूला, बाकी को इलेक्ट्रॉन्स के उसमें रख दिया है, टर्म में लिख दिया है। देखो यहाँ स्लोप दिया है m इज इक्वल टू एच अपॉन ई, स्ट्रेट लाइन के लिए जो h अपॉन ई जो निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन निकल रहा है ना, आइंस्टीन वाली इक्वेशन से जो करवाया था, तो यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ई हो जाएगा। नेक्स्ट है टू मेटल्स ऑफ ए एंड बी हैव वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बी का 6, बी को हमें ज्यादा देना पड़ रहा है एमिट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन। विच मेटल हैज लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वेवलेंथ तुम्हें एनर्जी दी है, एनर्जी का वेवलेंथ से देखो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। इसको हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए मतलब इसकी वेवलेंथ बी वाले की वेवलेंथ कम होगी, कम वेवलेंथ देना पड़ेगा, कम वेवलेंथ वाला ये देना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके, बी के लिए हो जाएगा। तो ये रिलेशन से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जी, बी की एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, करेक्ट। नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, जो मैटर में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जांपल बताओ इसका कोई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज दिस, तो ये क्या है, हर्ट्ज में दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में दी हुई है। कैलकुलेट ये तो इजी यार, कैलो वर्क फंक्शन के बाद पता करना है, वर्क फंक्शन क्या है, एच इंटू म्यू नॉट, तो एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट मालूम ही है हमें, म्यू नॉट तुम्हें दिया ही हुआ है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक नंबर के ही है अभी, फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस, कल भी तो वर्क फंक्शन सेम है यार, पहले ऐसे ही है, निकाल लेना। हाउ मच ke is gained by an electron initially at rest when it moves through a potential difference of 1000 वोल्ट, ठीक है। एनर्जी का एक और फॉर्मूला दिया था Q इंटू V से, याद नहीं दिया था, E इक्वल टू, तुम्हें दिया क्या क्या, 100 वोल्ट दिया, 1000 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट का एनर्जी का रिलेशन है, हाँ सर, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, देखो n इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो Q की जगह एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल देंगे, आगे बात समझ, सीधा आंसर निकाल लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया तुमने कितने बार, नहीं हाँ। उसने कहा था ये जून में रख सकते हैं, हाँ वो रख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। जब तक आ रहा गिव आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट डू द सिंबल स्टैंड फॉर। भाई बार बार करा के क्या मतलब है इसका, तो आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है ना, ये होगी टोटल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी हमें, अगर टोटल एनर्जी से वर्क फंक्शन को माइनस करा दो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है,
जो एमिट हो वो मिल जाएगी। So where hv is the energy of the photon and the phi is the work function that k is the energy for the सिंबल कई मतलब पूछना था, सिंबल में बता देना पूरा पूरा एक्सप्लेन कर, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना था, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय मेटल दैट इज दिस मच। ठीक है, दिया हुआ है, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम जो एनर्जी होती है टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एच न्यू नॉट वाली वैल्यू, फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू, फाई वाली वैल्यू, एच न्यू नॉट भी बोलते हैं। सो तुम्हें वर्क फंक्शन दिया हुआ है व्हेन इट इज इल्यूमिनेट विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दी गई है, निकालना क्या था मैक्सिमम। यार सब तो सारी चीजें दी गई हैं तुम्हें, सारी चीजें तुम्हें दी गई हैं, तुम्हें निकालना क्या था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस से लगा दो ये वाले से, एच पता है न्यू नॉट मालूम है, ये पूरा वर्क फंक्शन तुम्हें दिया हुआ डायरेक्ट, एच न्यू नॉट डायरेक्ट दिया हुआ, तो डायरेक्ट लगाओ ना, मानी तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या नहीं दिया हुआ है, वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी गई नहीं, तो लैम्डा दिया है ना, तो लैम्डा से निकाल लो। ठीक है ना, इस न्यू के क्या लिख देंगे, सी बाई लैम्डा, इस न्यू के क्या लिख देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स भी है। ठीक है, ई लिखो जैसे चाहे वैसे सिंबल दे दो, के मैक्स। न्यू नॉट तो नहीं मालूम सर, न्यू नहीं मालूम हमें, एच न्यू नॉट की ओवरऑल वैल्यू दोनों मिला के दी गई थी, वर्क फंक्शन दिया हुआ नहीं मालूम तो उल्टा लिख दो, सी बाई लैम्डा लिख दो। हमने वही किया, सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन तुम्हें दिया हुआ, सी हमें मालूम है, लैम्डा तुम्हें दिया हुआ, लैम्डा तुम्हें दिया हुआ। ठीक है ना, आंसर निकाल, ये बताया कि कैसे कन्वर्ट करना है, बताया कि बी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। समझिए, नहीं समझे, समझिए ना, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर देखो बोला नहीं जाए, देखो ये हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे फिजिक्स में कोई भी आंसर दिखाते हैं, जैसे 2800 है, अब 2800 है तो 2800 हम कैसे लिखें, 2.8 इंटू 10³ लिखें, तो ये एक स्टैंडर्ड बेस हो जाता है, ऐसे छोड़ दे तो गलत नहीं, गलत थोड़ी ना हो, लेकिन जो खूबसूरती होती है ना हर एक की, कैलकुलेट दी, इससे पता चलता है तुम्हें एक्यूरेसी मालूम पड़ती है। कैलकुलेट द मिनिमम कि कितने तुम डेसिमल में दिखा रहे हो, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो खूबसूरती मतलब लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसे पता है अगर 2.80 लिख रहे हो तो अलग कहानी होगी। ठीक है ना, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ए गामा रे photon should have for the production of an electron in position pair. Calculate the minimum amount of energy which a gamma ray photon should have for the production of an electron and a position pair, positron pair. E का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लाइट पर कितनी एनर्जी हो, mc स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे हम लोग, ये एनर्जी लाइट की है। ठीक है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, mc स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए, अगर शॉर्ट में याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर, और जूल से इलेक्ट्रॉन, ये तो जूल पे ही दिया ना बाई एसआई यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाद में क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनटू सी का स्पीड लिख देना, लाइट ऑफ दिस स्पीड ऑफ द लाइट, एंड देन डिवाइड बाई दिस टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर निकालें, इतना आएगा क्या, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 की पावर 6 है ना, 6 मतलब मेगा होता है। अरे छोड़ो तुम इसको पकड़ लो तुम, बस इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, किसमें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ए गामा रे फोटोन शुड हैव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन पर तुम्हें एनर्जी निकालनी
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग पेयर प्रोडक्शन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना नहीं होता तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हाँ डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जो निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आर जनरेटेड, और मिनिमम एनर्जी फॉर द फोटोन, फोटोन के लिए, क्योंकि फोटोन तुम्हारा क्या है, न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तभी तो न्यूट्रल होगा वो, करेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन पर इतनी एनर्जी है तो दोनों मिलाकर अगर हम देखेंगे फोटोन पर जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, उसी को डबल कर दोगे, बस और क्या है ना भाई। पेयर प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर जनरेटेड, दोनों एक साथ जनरेट होते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी होगी वही उसके प्रोटॉन पर भी होगी। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एग्जाम में आ जाते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, ये दो तो मतलब घूमते रहेंगे, तो ये इसकी मीनिंग बता चुके हैं कई बार, तो लिख देना आप लोग। विद रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होती है वही क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना मतलब मैक्सिमम होना, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन जो इंसिडेंट हुआ उसमें जितने भी अलग अलग वेवलेंथ थे उस पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा उसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी से याद रखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, करेक्ट। थ्रेशोल्ड का मतलब मैक्सिमम मिनिमम मत पकड़ लेना, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से पकड़ना है, फ्रीक्वेंसी के बाद वेवलेंथ का सॉर्ट आउट करना है, याद रखना, याद रखोगे, फ्रीक्वेंसी से ही हमें वेवलेंथ में जाना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वन फिनोमेना इन विच पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, या वेव बिहेव लाइक ए पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो डुअल नेचर है ना, पार्टिकल बिहेव लाइक वेव एंड वेव बिहेव लाइक पार्टिकल विच ईच फॉलोइंग स्टेट वन फिनोमेना। तो देखो, इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन that is as particle was incident in nickel crystal scattered electrons exhibited a wave nature, so particle wave, समझिए। देखिए डेविसन ने एक्सपेरिमेंट क्या कहा, जब निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराया तो जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एक वेव जनरेट की, वेव का नेचर निकला, ठीक है ना। उससे पता चला कि पार्टिकल के पास क्या है, वेव नेचर है। अब देखो वेव का पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, when a light wave of definite frequencies incident photosensitive material, फोटोसेंसिटिव मटेरियल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं, वो मैटर, वो कंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, तो वेव बिहेव लाइक ए, इलेक्ट्रॉन बन जाना मतलब पार्टिकल बन जाना, पार्टिकल के नेचर आ जाना, बिकॉज इट हैज मास। कैसे पता चला पार्टिकल के नेचर है, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास मतलब पार्टिकल। बोलिए आप कह रहे हैं। किसी होल से, वो अलग, वो टेंडल इफेक्ट है, उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा लाइट तो लाइट है, लाइट जल्दी सब जगह दिख जाना चाहिए, तो स्पेस से फिर अंधेरा क्यों रहता है, सूरज तो है, इतने इतने सारे और भी कई स्टार्स हैं, तो स्पेस में अंधेरा क्यों रहता है, सूरज से तो रोशनी मिलती है, सूरज तो स्पेस में, सूरज सन जो है कहाँ है, स्पेस में, तो स्पेस में रोशनी होनी चाहिए। लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है ना, लाइट वैक्यूम, ये तुम्हारा पॉइंट कहीं तक पहुंची थी तुम, लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, सवाल है स्पेस में अंधेरा क्यों है सर, स्पेस में तो वैक्यूम ट्रेवल तो कर रही है लाइट, ठीक है, लेकिन हमारी आंखों में दिखने के लिए हमें 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 आंखों में कैसे दिखेगी, कोई तो पार्टिकल हो भाई, ये जो दिख रहे हैं ना, व्हाट इज दिस, दिस ऑल आर जो रूम में हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल के रूप में एक लाइट दिख रही है,
वो पार्टिकल के रूप में एक लाइट जैसा दिख रहा है, एक लाइट जैसा दिख रहा है। अब वैक्यूम तो वैक्यूम है, वहां तो पार्टिकल ही नहीं है। पार्टिकल नहीं तो हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर आए कैसे हमारी आंख? ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा समझना है कि जहां पे पार्टिकल्स, एयर होना मतलब गैस होना, मॉलिक्यूल्स होना, तो लाइट का जो एक जो एग्जिस्टेंस होता है, जो दिखना होता है, दिखने का मतलब ही वही हुआ कि व्हाट यू वाचिंग, यू वाचिंग पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये था। ग्राफ बनाने के लिए तो यार काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ग्राफ बिल्कुल पक्का रख लो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बिल्कुल पक्का रख लो। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो गई, ये फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये वर्क फंक्शन तुम दे रहे हो, यहाँ तक वर्क फंक्शन दिया, यहाँ पे एमिट होना स्टार्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये दे रहे थे वर्क फंक्शन, दे रहे थे, इतनी एनर्जी दी तब जाके एमिट हुआ, है ना? ये इतनी एनर्जी के बाद क्या हुआ? एमिट हुआ। यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी पकड़ लिया। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया हमने, ये लाइन किसके बराबर है? इसके बराबर। अप्रोच चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ए फेनोमेना और एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी बताया ना, और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जो ऊपर वाला क्वेश्चन तो वही है। ठीक है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पार्टिकल नेचर भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव टू पार्टिकल, याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वेव टू पार्टिकल हो रहा है, क्योंकि लाइट से हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिट कराते हैं। ठीक है ना? वेव टू पार्टिकल याद रखना। पार्टिकल स्पेलिंग सही लिखी है, चेक कर लेना, थोड़ा डाउट लग रहा था, सही लिखी है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एग्जिबिट वेव नेचर ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिफ्रैक्शन पता है ना? तो एक छोटी सी होल से लाइट को पास कराओ, तो लाइट ऐसे पास हो जानी चाहिए, जितना बड़ा होल तुम खुला छोड़ा है, लेकिन क्या होता है? लाइट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है ना, फैलती है कभी भी। तो वही होता है कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 198 nm, वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है, वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर ही सकते हो यार, नहीं तो सीधा वेवलेंथ की जगह मतलब वेवलेंथ वाला फॉर्मूला मार देना अगर आए तो। इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल हुज वर्क फंक्शन ऑफ दिस मच। ठीक है, उसका क्या निकालना है हमें? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, और दिस पहले पर देख लें। तो वेवलेंथ ये दिया हुआ है, इसको मीटर बदल लिया। वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है पहले से ही, इसको जूल में बदल लिया, क्योंकि SI यूनिट बदलना जरूरी है अगर तुम्हें प्रोसेस कराना। फाइनल आंसर में जूल में दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक अलग बात है, बट टू प्रोसेस दिस द फॉर्मूला, वो आपको SI यूनिट होना चाहिए टू प्रोसेस द फॉर्मूला, करेक्ट? सो लैम्डा के टर्म में हम लोग लेंगे काइनेटिक। अब लैम्डा के टर्म में कौन सा फॉर्मूला ले लोगे? वर्क फंक्शन इज इक्वल, वर्क फंक्शन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, E इज इक्वल टू, या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, ये वाला टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट? जिसमें एच न्यू नॉट की वैल्यू दी है वर्क फंक्शन के उसमें। नहीं अभी नहीं, डोर बंद करो, उधर रखो, उधर बंद। ठीक है, अब देखो, जो हम लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ना, डोर क्लोज करो, एच न्यू नॉट, दिस इज व्हाट? वर्क फंक्शन, प्लस, और ये क्या है? ये एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये डायरेक्ट दिया हुआ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें गिवन था, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें गिवन था, ये वैल्यू डायरेक्ट दी गई है। म्यू दिया नहीं तो इसको किसके फॉर्म में लिख देंगे? लैम्डा के फॉर्म में लिख देंगे, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, तो न्यू जगह सी बाई लैम्डा, एच इंटू सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है डायरेक्ट, ये लिख देना वैल्यू,
और तुम्हें निकालना क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगी तुम्हारी टोटल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट ओपन मत करो, लिख दो टोटल एनर्जी, ठीक है, लिख दिया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहां से निकाल लो। टोटल एनर्जी निकालने के बाद अब तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी थे, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का है तो क्यू इंटू वोल्ट, ये फॉर्मूला है ना, ओके। ये वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्टेज क्या है वी है, तो क्यू या एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आपको वैल्यू लिखनी है ई, तो टोटल एनर्जी तुम निकाल चुके हो, डिवाइड बाई ई कर देना, इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, करेक्ट। तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻20, एनर्जी तुमने अभी निकाली है। तो कहां पर क्या ओपन करना है, वर्क फंक्शन ओपन करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि तुम्हें वर्क फंक्शन डायरेक्ट दिया हुआ था। हाफ एम वी स्क्वायर टोटल एनर्जी की ओपन करने की जरूरत थी नहीं, नॉट टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी सॉरी, टोटल एनर्जी तुम्हारा ये है ना, काइनेटिक एनर्जी को ओपन करने की जरूरत थी नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एम वी वेलोसिटी ऐसा पूछा नहीं गया, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो इन दोनों से, यानी यहां पर जो तुम्हारी एनर्जी है टोटल एनर्जी एच इंटू सी बाई लैम्डा, ये इसको ओपन करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से तुम्हें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसको वर्क फंक्शन की इधर क्या करा देना, माइनस करा देना, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, वर्क फंक्शन तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लाके माइनस करो काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी निकाल क्यों रहे, हमें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला कहाँ आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल या ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लाके नीचे डिवाइड करा देना, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, तो इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को बार 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 समझना, कैसे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी या ई, ये क्या है, ये टोटल एनर्जी, ये क्या है, ये वर्क फंक्शन, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हो सकता हो तुम्हें सिर्फ टोटल एनर्जी को ही पूछ ले तो ये ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग लिख देना, काइनेटिक जहाँ हाफ एम वी स्क्वायर, एम अलग दिया, वी स्क्वायर अलग दिया, अलग अलग लिख देना, समझ गया ना। हो सकता हो तुम्हें ये ओपन रहना पड़ जाए, वर्क फंक्शन तुम्हें डायरेक्ट दे दे, तो वर्क फंक्शन को ओपन मत करना, डायरेक्ट लिखना, वर्क फंक्शन सिंबल मार देना, या इसकी वैल्यू डायरेक्ट नीचे लिख देना, इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ पे कब किसको ओपन करना है, डिपेंड ऑन क्या तुमसे पूछा गया है, क्या तुमसे पूछा गया